अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं मेहर बुखारी। 2020 अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। इस साल में सबसे अहम खबर क्या रही, सबसे बड़े ब्लंडर्स कौन से हुए, कौन से इदारे के वक़ार में इजाफा हमें देखने को मिला, कौन सी ऐसे मोमेंट्स हमें मिले कॉमिक रिलीफ के, वो सब आपके साथ आज शेयर करेंगे। क्या वाकई अभी भी पाकिस्तानी सियासत का महवर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ही हैं जिस तरह कहा जा रहा है? ये साल सबसे अच्छी इनिंग्स किसकी रही, हुकूमत वक्त की या किसी हिज़्ब इख्तिलाफ जमात की? इसके ऊपर बात करते हैं। वी हैव विद अस अ पैनल ऑफ वेल इन्फॉर्म्ड विटी जर्नलिस्ट। सो आई होप इस साल के एंड के अंदर रैप अप करते हुए, तज्जिया देते हुए आपके लिए थोड़ा एंटरटेनिंग भी रखेंगे। हामिद मीर साहब, मोहम्मद मालिक साहब, काशिफ अब्बासी साहब, तीनों सीनियर जर्नलिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मीर साहब, आपसे आगाज़ करूँगी। मीर साहब, फरमाइएगा कि 31 दिसंबर डेडलाइन दी थी इमरान खान साहब को। एक डेडलाइन तो वो पुर कर गए बासानी, हंसते खेलते। अब 31 जनवरी की दूसरी डेडलाइन है। उस पे आने से पहले बताइए, इस साल आपको किस सियासी जमात की सियासी इनिंग्स आपको लगा कि सबसे बेहतरीन थी? तहरीक इंसाफ, PMLN, PPP या JUI और क्यों? देखें, जो 2020 है ना, इस 2020 में इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है और इस पर मैं उनकी तारीफ करना चाहता हूँ। और वो ये है कि 3-4 महीने तक, यानी कि पिछले 3-4 महीने पहले तक किसी को ये ख्याल नहीं था कि पाकिस्तान की सियासत में मरीम नवाज़ एक बहुत बड़ी लीडर बन के उभरेगी। लेकिन जैसे ही इमरान खान साहब ने दोबारा शहबाज शरीफ साहब को अंदर कराया और मरीम नवाज़ साहबा को थोड़ा सा फ्री हैंड मिला है, तो आप देखें वो 3-4 महीने में वो अपोजिशन में सबसे आगे निकल गई हैं। तो इसका क्रेडिट मैं देता हूँ इमरान खान साहब को। और उन्होंने पाकिस्तान को कुछ दिया या नहीं दिया, लेकिन मरीम नवाज़ की सूरत में जो मुस्लिम लीग नून को एक नया लीडर मिला है, जरूर दे दिया है। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये क्रेडिट इमरान खान को देना चाहिए कि उन्होंने मरीम नवाज़ को एक बहुत बड़ा लीडर बना दिया। और तोहफतन वापस उन्होंने क्या दिया है खान साहब को? उन्होंने खान साहब को एक लक़ब दिया है, बंदा ताबेदार है। क्या 2020 बंदा ताबेदार है? इसी का साल था, बंदा ताबेदार है। 2020 कोरोना का साल था। कोरोना से बड़ी मुसीबत मैंने नहीं देखी है मेरा ख्याल है पिछले 30-40 साल में। उसने हमारी जिंदगियां बदल दी है। सो अगर आप उस सूरत में देखें कि 2020 डोमिनेट किसने किया, 2020 कोरोना ने, कोविड-19 ने डोमिनेट किया पूरी दुनिया में। क्या मरीम नवाज शरीफ साहबा इसके बगैर लीडर ना बनती? मेरा ख्याल है कि ये बात हम शायद आज से 1 साल पहले से कर रहे हैं। मरीम नवाज शरीफ साहबा लीडर बन चुकी, उनके मेरा ख्याल है वो अब वो रिफाइन हो रही है। उसको उनकी तकरीर मच बेटर, मैंने भी तकरीर सुनी उनकी आखिरी जलसे में, वो अब तकरीर बेहतर करना शुरू हो गई। वो ऐसा ऐसा वक्त के साथ, एक्सपीरियंस के साथ आएगा। पर वो जो आपने पूछा ना क्या हुआ, क्योंकि वो थोड़ा सा विट भी है, मुझे लगता है मालिक साहब जब हमारे साथ स्टेज पे काम करते हैं लाहौर में, इनकी तो जो मजा का सेंस है वो ज्यादा। हमारा आपसे मुकाबले नहीं, आप तो फैसलाबाद से करते रहे ना। हमारा आपसे मुकाबला नहीं है। तो मैं कह रहा स्टेज फैसलाबाद नहीं होता पाया, तुम कहते इस्लामाबाद स्टेज पे लगे रहे हो। तो मसला ये कि वो मुझे खालिद साहब का एक जुमला याद है। खालिद साहब ने जब इमरान खान साहब वो पैनमा के ऊपर कैंपेन चला रहे थे ना, तो एतजाज़, एहसन, खुर्शीद साहब, बाकी सारी पार्टियां इमरान खान से बिल्कुल कोने में खड़े थे। एक ऑल पार्टीज प्रेस कॉन्फ्रेंस असेंबली के बाहर हो रही थी। तो खालिद साहब ने एक जुमला बोला सी, चंगा नुकरे लग गया है। आई थिंक आज की पॉलिटिक्स में मौलाना फजलुर रहमान जिनके पल्ले कख नहीं है, बहुत कुछ आ गया। वो दो बंदे ने 2 मेजर पार्टियों को नुकरे लगाया होता है उन्होंने रोज। एक तरफ मरियम खड़ी, एक तरफ बिलावल खड़ा, साथ में मौलाना फजलुर रहमान जिनके पल्ले है क्या, वो तो फैसला फिर मालिक साहब को। 2020 आपके नजदीक कोरोना और मौलाना साहब का साल रहा है। अगर लाइमलाइट देखें, एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसको किसी ने टीवी और इसके करीब नहीं फड़कने देना था, जिसकी किसी ने बात नहीं करनी थी, वो पार्टी सेंटर स्टेज पे रही। मौलाना फजलुर रहमान सेंटर स्टेज पे रहे। इससे पहले कि मैं कहूं 2020 में एक्सपोज किसको किया मालिक साहब, बिकॉज कॉमिक रिलीफ छेड़ चुके हैं ये, तो एक दफा देख लीजिए, कुछ मजे की बातें भी इस साल हुई हैं। दिखाइए जरा। बिल गेट्स का नाम बिल क्यों है कि वो गेट के नीचे से बिल आता है बिजली का। कहते हैं पाकिस्तान के पहले 92 क्यों आता है, इंटरनेशनल डालेंगे 92 में हमने कप जीता इसलिए 92 आता है। डॉक्टर आसिम ने, मुझे नहीं पता कौन सा टीका लगाया, मुझे वो टीका ऐसा लगाया कि ना मुझे तकलीफ भी खत्म हो गई, सब कुछ दुनिया बदल गई। वो जो नर्सेज थी वो मुझे हूरें नजर आनी शुरू हो गई। तो मैं
मैं सोचा कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है मुझे, तकरीर भी कर दी मैंने कोई टीवी के ऊपर, वो मुझे याद ही नहीं मैंने क्या कहा। कोई इहो जिहा टीका सानू भी लाओ भी यह दुनिया सानू भी हूरा दिसन ते यह दुनिया सानू भी जन्नत दिसे। अगर सुकून कबर है ना जनाब तो फिर एक एक टीका ला के ट्राई तो कर वेखो। ਤੁਹਾਡਾ जो अपना तजर्बा है ਤੁਹਾਨੂੰ जन्नत दिसदी है, ਤੁਹਾਨੂੰ हूरा दिसदियां, शायद सानू भी दिसन लग पवन। क्या अपोजिशन टीके जोगी भी नहीं, सानू बिजली का टीका भी, और सानू तेल का टीका भी, सानू दवाइयां का टीका भी, सानू सब्जी आलू का टीका भी, हूरा वाला टीका सानू नहीं लग सकता, वो सानू भी लाओ। इसी तरह के कवानीन 2 इन्होंने पहले पास किए हैं, जिसमें बाकायदा पार्लिमानी वजीर ने सेनेट के फ्लोर पे खड़े होकर कहा है कि प्लीज इसको कमेटी को ना भेजें, बगैर पढ़े इसके ऊपर वोट कर दें, क्योंकि मुल्की मुफाद में ये है कि सेनेटर्स जो वहाँ बैठे हैं, जो कद्दू हैं, उनको पढ़ना नहीं चाहिए किसी भी बिल को, और बगैर पढ़े जब हुकूमत कहे कि ये मुल्की मुफाद में है तो इसे पास कर। रात को खुशी से उछलता है कि हा बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं आया, पीडीएम में लड़ाई हो गई है, मौलाना फजलुर रहमान नहीं आ सके, पीडीएम में लड़ाई हो गई है। मालिक साहब मुझे बताइए, हंसते हंसते ख्वाजा साहब 2 टीके चाहिए ने। एक सेकंड मालिक साहब ਨੂੰ 2 टीके चाहिए ने। एक ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੂਰਾ ਦਿਸਣ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ हूरा को दिसे। हूरों को भी लगाएं। नहीं, मुझे हंसते हंसते ख्वाजा साहब जेल चले गए इसी तरह। मगर ये ऑन अ लाइटर नोट, ये टीके इस मुल्क में इस साल को सबसे बड़ा टीका लगा किस? देखिए, मैं एग्री करता हूँ, सबसे ज्यादा कामयाब सियासत रही है मौलाना साहब की, ठीक है। वो जो उनका बयानिया था वो अल्टीमेटली नवासी साहब ने अडॉप्ट कर लिया। उनका बयानिया पहले दिन से ये था, एक्सट्रीम वाला, सब गिरा दो, सब जला दो। तब मियाँ साहब का नहीं था। मियाँ साहब को जब सारी एवेन्यूज बंद हुए उसके बाद वोट की इज्जत याद आई ना। मौलाना बंद नहीं हुए, मौलाना लंदन एवेन्यू खुले आते हैं। हाँ, जब बातें खत्म होगी उसके बाद नहीं आगे चीजें बनी। लेकिन जो एक्सपोज हुआ है वो हुई है गवर्नेंस, रादर लैक ऑफ गवर्नेंस। तो टीका आवाम को लगा है। बड़ा परेशान कुन साल था, और अनफॉर्चुनेटली होता ही है कि हमने देखा कि गवर्नमेंट्स सीखती हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर समहाउ उनकी जो पर्सनल लोगों की लॉयल्टी का जो वो मेयार है, कुछ मेरी समझ से बाहर है। लोगों को आगे पीछे किया, शफल कैबिनेट में किया, हमने शफल कैबिनेट में नहीं देखा जिस तरह होना चाहिए था। आपको याद है 2 दफा प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि मैं 6 माह में होगा और ये होगा, रिपोर्टें बनेगी, कोई रिपोर्ट्स नहीं बनी। इनकॉम्पिटेंट लोग आगे पीछे किए इन 2 सालों में, ये तो अभी 2020 की बात कर रहे हैं कि मगर मजमूई तौर पे अगर इनके 2 साल देखें, जो आटे में 100% इजाफा हुआ है, चीनी में 60%, इसी तरह गर्दिशी कर्जा 1100 अरब से 2400 अरब हो गया है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। आर दीज ऑल मिसमैनेजमेंट, गलत डिसीजंस हैं इनकी? बहुत ज्यादा इसमें गलत डिसीजंस हैं। मैं जिसमें आप एनर्जी रिलेटेड डिसीजंस ले लें, रोज इनको प्रेस करनी पड़ रही है, और नदीम बाबर साहब आते हैं, बिल्कुल आया कहता हूँ इतनी ढिठाई से इतनी ज्यादा गलत बयानी करते हैं कि इट्स नॉट इवन फनी एनीमोर। आपने कमीशन रिपोर्ट्स बनाई, आटे की रिपोर्ट आई, क्या हुआ उस पर एक्शन? शुगर माफिया पे क्या एक्शन हुआ? पिछले दिनों कार्टेल पकड़ा गया सीमेंट का, क्या हुआ? पावर के ऊपर बड़ा हमने सुना था कि जी पावर के अंदर आईपीपी इसका जो सा है अब सेटल हो गया, बिजली सस्ती हो जाएगी। क्या हुआ? ये सब कुछ है अपनी जगह, एंड द कमीशंस जिनके ऊपर मजीद और कमेटियां बनाई जाती हैं रिपोर्ट्स को देखने के लिए। मगर आज पीएम ने अभी थोड़ी देर पहले खिताब भी किया शाम को, कंस्ट्रक्शन सेक्टर का बताया, लो कॉस्ट हाउसिंग, फोरक्लोजर लॉ हम पहली दफा मुल्क के अंदर ले आए हैं, ऑटोमेटेड अप्रूवल रिजीम्स ले आए हैं, पहली दफा मास्टर प्लान शहरों का इस मुल्क की तारीख में पहली दफा बन रहा है। डू दे ऑल्सो सफर अवाम को ये बताने में कि ये दिखाने में कि हम क्या क्या करें, उधर भी कहीं सफरेंगे? कंस्ट्रक्शन इज अ सेविंग ग्रेस, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर का मसला ये है कि प्राइम मिनिस्टर के जो एक्सपर्ट्स हैं ना, सो कॉल्ड, वो ऐसी टोपी बनाते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने ना जिंदगी में नौकरी किया ना कारोबार किया। वो तो कहते हैं मरियम और बिलावल ने स्ट्रक्चर्स का नहीं पता। मैं आपको छोटे से एग्जांपल दूंगा, बोर नहीं करूंगा, छोटे से एग्जांपल। 2019 में ये डेट कहते हैं ना, ये कर्जा इन्होंने डेट चेंज कर दिया, शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म कर दिया, और प्राइम मिनिस्टर को बताया देखिए हमने डेट बैलेंस कर दिया। जब आपने इंटरेस्ट रेट नीचे लाया उसका फायदा कोई नहीं हुआ। ये टेक्निकल बातें हैं, लेकिन लिटरली आई थिंक प्राइम मिनिस्टर इज बीइंग हुडविंक्ड बाय हिज एक्सपर्ट्स। अनफॉर्चुनेटली वही लोग जो से हैं वही उनको करते हैं। और जी इंटरेस्ट रेट देखें जी हम कब कर दिया, बड़ा कारोबार हुआ है। क्या वजीर आजम ने पूछा उनसे कि आप 7.5 से 7 से 13.15 पे लेके क्यों गए थे? वो तो वापस लेके आए हैं ना। ये सारी चीजों, सबसे बड़ा जो फेलियर हुआ गवर्नमेंट का, एक होता है होप। गवर्नमेंट का काम होता है उम्मीद क्रिएट करे।
हामिद भाई, कोरोना की वजह से ये उम्मीद जो है ये खत्म हुई है या आपको लग रहा है कि वैसे भी ये डगमगा रहे थे? पॉलिसीज देखिए, मुझे याद है कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत के भी 90 दिन नहीं हुए थे तो एक मीटिंग थी जिसमें इमरान खान साहब ने कुछ जर्नलिस्टों को बुलाया था। तो उसमें मेरा ख्याल है कि मालिक साहब भी थे और काशिफ साहब भी थे, मेरा ख्याल है ये दोनों थे। तो उस मीटिंग में खान साहब ने कहा कि मेरे 3 महीने कंप्लीट होने दो, उसके बाद देखो मैं क्या करता हूँ। फिर कुछ दिन गुजरे, फिर एक और मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने बुलाया तो उन्होंने कहा मुझे 6 महीने पूरे कर लेने दो। तो फिर 6 महीने जब पूरे हो गए तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरा 1 साल होने दो। फिर जब 1 साल उनका पूरा हो गया और मीडिया ने तनकीद करनी शुरू कर दी, उसके बाद उन्होंने हमें बुलाना ही बंद कर दिया। कम से कम मुझे तो बुलाना बंद कर दिया, मेरे ख्याल है काशिफ को भी नहीं बुलाते। तो क्योंकि वो 2 साल तो नहीं बुलाया सर। अच्छा, तो मैं ये समझता हूँ कि कोरोना वाले में बुलाया था, लेकिन उससे कोरोना वायरस जो है वो एक वो था जो उन्होंने एक जो पुराना पीएम हाउस है उसमें जो उन्होंने एक टेलीथॉन की थी। तो वो टेलीथॉन की जो लाइव ट्रांसमिशन थी उसमें मुझे भी बुलाया था और मालिक साहब भी थे और काशिफ साहब भी थे। फिर शौकत खानम की जो एक टेलीथॉन थी जो ARY ने की थी उसमें भी खान साहब ने मुझे बुलाया था। लेकिन जब वो पॉलिटिकल इश्यूज पे उनको पता होता है ना बात करनी है और उसमें लोगों को बुलाओ, तो वहां पे हमें वो नहीं बुलाते क्योंकि उनको पता होता है कि ये यहाँ पे अब सवाल करेंगे। बहरहाल मुझे इस पर कोई शिकवा नहीं है, लेकिन मैंने आपका सवाल का जवाब ये देना है कि इमरान खान साहब की जो हुकूमत की जो गवर्नेंस की कमजोरियां हैं ये कोरोना वायरस की वबा के फैलने से बहुत पहले शुरू हो चुकी थी और मैं समझता हूँ कोरोना वायरस ने उनको फायदा पहुंचाया। कोरोना वायरस की वजह से उनकी जो बहुत सी कमजोरियां हैं वो पीछे चली गई हैं। और दूसरी बात यह है कि इसमें लेकिन एक अच्छा काम भी हुआ है, उसका क्रेडिट हुकूमत को भी देना चाहिए और बाकी इदारों को भी देना चाहिए कि कोरोना वायरस के मुकाबले के लिए इन्होंने जो NCOC बनाया, तो NCOC ने पहले जो 3-4 महीने हैं बड़ा अच्छा काम किया, तमाम सूबाई हुकूमतों को साथ लेकर चल रहे थे और पहली दफा ऐसा प्लेटफॉर्म बना। बिल्कुल। तो ये इमरान खान साहब की जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के वो जो करते हैं उस पे हम मगर मीर साहब आपका भी बड़ा तजर्बा रहा है, ये खान साहब के अपने विजन की कमजोरी थी या इनको टीम ही नहीं सही मिली आज तक? देखिए, मुझे ये लगता है कि इमरान खान साहब की मैं नीयत पे शक नहीं करता, लेकिन उनकी टीम जो है ना वो ठीक नहीं है और टीम अगर ठीक नहीं है तो उसका जिम्मेदार तो कप्तान ही होता है ना हमेशा। तो कप्तान की नीयत, बड़े पुराने मंजे हुए लोग इसके अंदर बैठे हुए हैं। 27 वज़रा की लिस्ट में से कोई गालिबन कोई 7-8 ही हैं सिर्फ जो इनके नजर आती है। मैं ये कह रहा हूं कि अब देखे ना, इमरान खान साहब कहते थे कि मैं इमरान खान साहब कहते थे मैं नया पाकिस्तान लेके आऊंगा, मैं चेंज लेके आऊंगा, मैं तब्दीली लेके आऊंगा। लोगों ने उनको वोट दिए थे तब्दीली के नाम पे, तो तब्दीली के नाम पे वो किसको उन्होंने वजीर खारजा बना दिया, शाह महमूद कुरैशी को, किसको वजीर दाखिला बना दिया, शेख रशीद को, किसको वजीर खजाना बना दिया, हफीज शेख को, और उसको जुबैदा जलाल को। तो ये सारे के सारे ये देखें, मेरी बात सुने, ये सारे के सारे ट्राइड, टेस्टेड एंड फेल्ड हो गए। तो ट्राइड, टेस्टेड एंड फेल्ड लोगों की टीम के साथ इमरान खान नया पाकिस्तान कैसे बनाएगा? अगर अपने ब्लू आइड इंसाफियंस लाते जैसे मुराद सईद इज डूइंग वेरी वेल, तो अगर दीगर और भी बड़े लोग बाहर बैठे हैं अगर इनको ले आते, यू थिंक दे वुड हैव बीन फेयरिंग बेटर इफ नॉट पर से इन डिलीवरी तो परसेप्शन में? मैं लिहाज से इससे बेहतर होता। मुझे बताया अभी वकार मसूद को लगाया इन्होंने स्पेशल असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर रेवेन्यू के ऊपर। वकार मसूद साहब सर्व करते रहे बड़ी लॉयली डार साहब को भी, बड़ी लॉयली वो मियाँ साहब को इससे पहले जरदारी गवर्नमेंट को सर्व करते रहे, हर पॉलिसी के डिसीजन का हिस्सा थे। आज वही बंदे आके कह रहे हैं कैबिनेट की मीटिंग्स में, देखें जी वहां ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। अभी मीटिंग हुई उसमें वकार मसूद साहब ने टका के एग्रीकल्चरल सब्सिडीज और इन चीजों की और डेवलपमेंट की मुखालफत की। ये लोग हैं जिन्होंने बेड़ा गर्क किया है। आप कहते हैं जी कर्जे 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 हाईएस्ट का किस जमाने में सबसे ज्यादा कर्जे कब बढ़े थे? जरदारी साहब की गवर्नमेंट में। कौन था फाइनेंस मिनिस्टर? हफीज शेख साहब थे। का 2020 का मैं पॉलिटिशियंस का क्या दिखाऊं? काशिफ, आपके शो के अंदर 2020 के अंदर एक बड़ा एक माइलस्टोन प्रोग्राम हुआ, दिखाएं ना, दिखाएं प्लीज दिखाएं।
पूछते हैं, मैंने कहा आप ही एक दफा रिकॉर्ड सेट कर दें, आपको वाकई नहीं पता था ये बूट रखने वाले हैं टेबल पे? अगर पता होता तो मैं कह देता मुझे पता। अच्छा, नहीं पता। मुझे क्यों शर्म आए एक काम, ये तो इस तरह देखें, हमारे कुछ दोस्तों ने, जिनमें हमारे कुछ जर्नलिस्ट दोस्त भी शामिल हो, बड़ी वो हो गई सर, जब मालिक साहब लिखते हैं, कभी इनके अंदर तो इतनी तपड़ है नहीं, मुझे पता है कि जितने टार्जन बनते हैं तपड़ किसी में नहीं है, सारे लिखते हैं बूट्स, लिखने में भी जब लिखते हैं तो बूट्स ही लिख दो ना, द बूट्स हैव डन। नहीं उनको चकल है, नहीं तो जितने सारे टार्जन, बॉयज, बूट्स, एस्टैब्लिशमेंट को कोई भी नहीं लिख सकता। सेफेस्ट। तो अगर किसी ने लाके एक पॉलिटिकल प्रॉप के तौर पे है ना सारियां दी जुबाना खोलती है उन्हें ले आके, मेरा ये मानना था ये पॉलिटिकल प्रॉप है। ही ब्रॉट इन समथिंग जो सिग्निफाई करता है पावर ऑफ द आर्मी। हम हमेशा बूट्स क्यों कहते हैं? नॉट बिकॉज वो बूट पहनते, बूट तो सारी दुनिया पहनती है। इट्स द पावर। ओवर हाइप हो गया था। बूट को सबसे ज्यादा इज्जत दी किसने इस साल? सबने दिया अल्हम्दुलिल्लाह। आपको मैं एक मीटिंग का मुझे कोई बता रहा, वैसे तो हुकूमत ने मेरे ख्याल में हुकूमत ने सबसे ज्यादा इज्जत दी है इमरान खान साहब ने, लेकिन पीछे सारी की कोशिश ये थी कि हम दूर पीछे ये साल शुरू हुआ मालिक साहब आपके जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एज के अंदर एक इंक्रीज करने में 64 साल गालिबन कर दी। उसके बाद आपने देखा पीपल्स पार्टी की कंडीशंस आई, कुछ पीएमएलएन की आई, और फिर यकायक सुबह उठ के अनकंडीशनली सबने अप्रूव कर दिया। मैं तो मिसालें क्या था? लार्जर नेशनल इंटरेस्ट भी कोई चीज हो, लार्जर नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है, 64 साल करके इसके अंदर मिसाल दूं आपको, 2 मिसालें देता हूं। एक मुझे किसी बड़े सीनियर बंदे ने बताया, कहते जब ये फैटफ का कानून था तो ये सारे एक जगह इकट्ठे हुए किए गए, कहते मैं हैरान था कि कैसे नून और पीपल्स पार्टी वाले ये कोशिश कर रहे थे कि उनकी गुड बुक्स में सबसे आगे जाके हम खड़े हो जाएं। ये जो आपने कानून की बात की, एक्सटेंशन वाले की, रात 12:30 नून और पीपल्स पार्टी की मीटिंग थी, खत्म हुई। पीपल्स पार्टी ने कहा जी हमारी सीसी ने फैसला कर दिया है, फैसला कर दिया, बगैर अमेंडमेंट के कानून नहीं पास हो सकता। उठ के चले गए, नून वालों ने परेशानी पै गई, उन्हें कहा यार कल अगर उन्होंने नहीं कर दी तो हम तो बैरस हो जाएंगे, तो अब क्या करें, कोई फैसला करके उठे। उन्होंने कहा एक काम करते हैं जी, सुबह असेंबली के इजलास से पहले घंटा पहले मिलते हैं, अगर पीपल्स पार्टी पीछे ना हटी और अमेंडमेंट्स लेकर आई फिर फैसला करेंगे वहां बैठकर। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह 9:30 बजे सारों को शिफा हो गई थी, अमेंडमेंट वापस हो गई थी। ये है। तो एक्सपोज कौन हुआ इस साल? फिर वो कहते हैं कि पीटीआई ने सबसे ज्यादा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर रिपीट नहीं करती, बस समझ गए ना आप। तो मुझे बताइए एक्सपोज कौन हुआ है सबसे ज्यादा, एनी विच वे? नहीं देखिए, मैं ख्याल एक्सपोज तो कोई एक्सपोज इसलिए नहीं हुआ कि कोई चीज सरप्राइजिंग नहीं थी। मुझे आप बताएं, हम सारे प्रोग्राम्स करते रहे, बातें करते रहे कि जी वोट जो है ना, रेजिग्नेशंस, इसमें पीपल्स पार्टी खास जाविये पे जाएगी। आखिर भी पीपल्स पार्टी उसी खास जाविये पे गई। जब हम बात कर रहे थे कि जी बिहाइंड द सीन्स बातें हो रही हैं, क्या आज भी बिहाइंड द सीन्स बातें नहीं हो रही पीएमएलएन वालों की? हो रही हैं, कल हुई हैं, अभी कल जो गुजरा है, आई एम नॉट गोइंग टू नेम द पीपल, इशारे दे दें, कल हुई हैं, इशारे दे दें। नहीं मैं वो सीधा बता रहा हूं, अलीवन की फिगर तीन लोगों की मुलाकात हुई, बड़ों की, सारी चीजें चल रही हैं साथ साथ। सो हमें तो कोई समझ नहीं आ रही कि इसमें एक्सपोज क्या होना है। मेरा सारे सामने। लेकिन मैं आपको एक चीज ऐड कर दूं, मेरा ख्याल था, ये बात मैंने किसी को कही थी, मेरा ये ख्याल था कि इमरान खान साहब की ज्यादा चलनी नहीं फौज के साथ, 6 महीने चलेंगे उसमें लड़ाई हो जानी। खान साहब का एक मिजाज है ना, पर खान साहब जितना अच्छा चले उनके साथ, मेरा ख्याल है कोई उसमें ऑपोजिशन को क्रेडिट दें। इन्होंने जितना मजबूर कर दिया सबको एक पेज पे रहने पे, हाँ, इन्होंने नाम लेके, वो तो अब आके मजबूर किया ना, वो डे 1 से वो जितना चल रहे हैं, 6 महीने आई थिंक अब ऑप्शंस मजीद रिड्यूस कर दिए ऑपोजिशन ने, ऑप्शंस खत्म कर दिए। मियां साहब भी डील करके बाहर गए, टिपिकली पीपल्स पार्टी भी डील करने की कोशिश कर रही है, टिपिकली इमरान खान साहब उनके साथ अच्छे पीपल्स पार्टी की डील पे आएंगे। हामिद साहब, ज्यादा एक्सपोज हुकूमत अपनी गवर्नेंस की वजह से हुई है या वो पीडीएम हुई है जो सिविलियन सुप्रीमेसी और बालादस्ती की बात करती है, लेकिन उसके साथ साथ बातें भी करती है थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस और आके सिस्टम रेस्क्यू किया जाए, ये बातें भी साथ करती है? ज्यादा एक्सपोज कौन हुआ है? मेरा ख्याल है सारे ही बराबर एक्सपोज हुए हैं। मैं ये समझता हूं कि पीडीएम जो है वो एक इत्तेहाद तो बन गया है, लेकिन इस इत्तेहाद में जो अभी तक पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो हैं वो एक दूसरे के साथ उतने कंफर्टेबल नहीं है जितना कि ये शो करते हैं। और अब मौलाना फजलुर रहमान भी अनकंफर्टेबल हो गए हैं पीपल्स पार्टी से। और कल मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो दरअसल मौलाना साहब के पास पीपल्स पार्टी की मैसेंजर बन के गई थी कि उनको मनाया जाए। हाँ, तो मौलाना साहब जो है देखें,
बात यह ना कि मौलाना साहब जो है वो भी, उनके पास भी तो कोई जवाब नहीं है ना। वो पिछले साल अक्टूबर में उन्होंने जो दावे किए थे कि बस मैं इसको निकाल के रहूँगा, और वो जो उनके दावे थे कि जी बस इमरान खान अब जाएगा, जिस तरह जो इमरान खान 2014 में दावे करता था वही मौलाना फजलुर रहमान ने किए। फिर अभी अक्टूबर में जब इनके जलसे शुरू हुए तो एक दो जलसों में नवाज शरीफ साहब ने सख्त तकरीर की, उसके बाद फिर बैकडोर डिप्लोमेसी शुरू हुई, फिर नवाज शरीफ साहब जो है वो ठीक हो गए। अब मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो भी बड़ी संभल संभल के तकरीर करती हैं, उनका भी जो टारगेट है वो इमरान खान है, वो दूसरी तरफ वो भी नहीं जा रही। हामिद एक बात बताए यार, मौलाना साहब पे रोशनी डालें, भाई इनके लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, बेटा एमएनए, एक सेनेटर, ये तीन तो घर में रख के चीजें बैठे हुए। तो पहले इससे तो पहले हाथ धोएं। डंके की चोट पे क्या मौलाना साहब से बाकियों को कहते हैं, किस मुंह से बाकियों को कहते हैं? देखें ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त किया है मालिक साहब, किसके तजादात खुल के सामने आ गए हैं मालिक साहब। देखें बात यह है कि तजादात, मैं यही कह रहा हूं, सबके सामने आए हैं। अब JUI में भी आपको एक खानदान की इजारादारी नजर आती है, मुस्लिम लीग नून में भी नजर आती है, आपको पीपल्स पार्टी में भी नजर आती है, यहां तक कि बहुत सी जो कॉमप्रस जमातें हैं उनमें भी नजर आती है, आपको वो ANP में भी नजर आती है। ऊपर असफंदियार हैं, नीचे सूबाई सदर जो है वो उनका बेटा है, हमारे दोस्त हैं सारे। लेकिन ये जब इनसे आप बात करते हैं प्राइवेटली, वो कहते हैं जी कि हमारे ये प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम। इसी तरह ये जो तरीके इंसाफ है ना, ये भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। इसमें भी मैं आपको बहुत से बता सकता हूं कि जो स्पीकर साहब हैं उनके भी खानदान के लोग हैं, परवेज खटक साहब जो हैं उनके भी खानदान के लोग हैं, आपको नजर आएंगे। पंजाब में भी आपको ये सूरत हाल नजर आएगी। तो इससे मावरा कोई भी नहीं है। तो ये जो 2020 है, इसमें तमाम जो पाकिस्तान के इदारे हैं उनके तजादात सामने आए हैं, और जो ये कहते थे कि जनाब हमने एक्सटेंशन नहीं लेनी, उन्होंने एक्सटेंशन ले ली। जो कहते थे जनाब कि हम डिक्टेशन नहीं लेंगे, उन्होंने डिक्टेशन ले ली। और जो कहते थे कि हम नया पाकिस्तान लेके आएंगे, वो पुराने से भी और पुराने से भी और उससे भी पुराने पाकिस्तान में जो लोग सर्व करते रहे हैं वो उनको अपनी कैबिनेट में उन्होंने लाकर बैठा दिया है। तो सब भी एक्सपोज हुए हैं, और हम भी, मीडिया वाले भी एक्सपोज हुए हैं, हम भी एक्सपोज हुए हैं। तो हमारी जमहूरियत तो एक तजाद का पलंदा बन के रह गई। पूछेगा कि हम किस तरह एक्सपोज हुए, लेकिन देखिए जिन्होंने नजरिए का नारा लगाया, वोट को इज्जत देने का नारा लगाया, वही सारे डीले करके बाहर गए ना। वही अपनी मर्जी की डीलें करते हैं। वो कहते हैं डील करके हमें ले आओ तो वोट को इज्जत नहीं चाहिए, कोई नजरिया नहीं इस मुल्क में। लेकिन अगर हमारी हुकूमत नहीं होगी, अगर हम बाहर बैठे होंगे तो हमें नजरिया चाहिए और वोट को इज्जत चाहिए। वो सब एक्सपोज, पूरा निजाम आपका एक्सपोज हो रहा है इस वक्त। मीडिया का पूछे, मीडिया को कौन कौन एक्सपोज हुआ है? बिफोर आई कम टू द मीडिया क्विकली ऑल्सो, तो किस फिर एक्सपोज सभी हो गए, तो किस इदारे के वकार में इजाफा हुआ है? फिर किसी के वकार में इजाफा नहीं हुआ। यहाँ हर इंस्टीट्यूशन से, इदारों में से लोग बड़े हो गए, इदारों से एक रीसेट दबने का बटन आ रहा है। अब ये कौन दबाएगा ये वक्त बताएगा। दैट इज द अलार्मिंग थिंग। रीसेट तो होना है, अब पॉलिटिक्स ने भी रीसेट होना है, इंस्टीट्यूशंस ने भी रीसेट होना है। सो वी आर गोइंग टुवर्ड्स अ वेरी अनसर्टेन फ्यूचर। आप लोगों की मुलाकातें होती रही हैं बड़ी सरकार से, ये रीसेट की बात बहरहाल हो चुकी है, अंदर बैठ के भी कई बार हो चुकी है, मेरे सामने भी हुई है, आई एम श्योर आपके सामने भी हुई होगी। तो ये रीसेट, क्योंकि इसका एक खाका तो फैसल वाडा जैसे लोग असेंबली में पेश करते हैं, कोई फाइल लगा दो, 500 बंदे लटका दो, ये रीसेट से मुराद क्या है? देखिए रीसेट क्या कि थोड़ा बहुत इस पे एक सीरियस आपको एक डिस्कशंस होनी पड़ेगी। ग्रैंड डायलॉग नहीं, स्मार्ट डायलॉग। ग्रैंड डायलॉग नहीं, वो ग्रैंड डायलॉग्स बड़े हो गए, अब स्मार्ट डायलॉग, लॉकडाउन नहीं, स्मार्ट डायलॉग होगा। मीर साहब आप सुन रहे हैं, अब स्मार्ट डायलॉग होगा। ये स्मार्ट डायलॉग के अंदर कौन सा न्यूट्रल कन्वीनर होगा जिसके ऊपर सब राजी होंगे? इधर तो ना कोई इदारा माजरत से, ना कोई शख्सियत माजरत से कोई न्यूट्रलिटी के कन्वीन कर सके, उसके म्यार पे उतरता ही नहीं है। कोई किसी के लिए काबिल कबूल नहीं है इस मुल्क में। तो अल्लाह जन्नत नसीब करे। हमने फखरू भाई को भी हमने मुतनाज़े बना दिया था। देखें अभी थोड़े दिन पहले एक स्मार्ट डायलॉग के लिए गए थे ना, मोहम्मद अली दुरानी साहब जेल में मिले जाके शहबाज शरीफ साहब को। क्या हाल किया मरियम साहिबा ने उनका? हमारे दोस्त जो है ख्वाजा आसिफ साहब, ये भी मैं आपको बता देता हूँ आज कि वो भी ये डायलॉग के लिए बड़े सरगर्म थे, और उन्होंने अपने एक दोस्त के ज़रिए ये काफ़ी सारे मामला जो हैं वो काफ़ी आगे बढ़ाए थे, और उनको हमने बड़ा समझाया कि ये मत करें, क्योंकि जो भी डायलॉग की कोशिश करता है वो अंदर चला जाता है। उन्होंने कहा मसलन मैं मसलन शहबाज शरीफ, वो अंदर चला गया, आप भी चले जाएंगे, तो वो बाज नहीं आए और अंदर चले गए। तो मैं समझता हूं कि कोई स्मार्ट डायलॉग जो है उसके लिए कोई माहौल नहीं है पाकिस्तान में। मालिक साहब की ख्वाहिश बहुत अच्छी है मालिक साहब की, मैं उनसे एग्री करता हूं, उसूली तौर पे वो सही कह रहे हैं। आपको क्या हाल नजर आ रहा है? लेकिन जब तक इमरान खान पाकिस्तान का वजीर आजम है, तो जो भी डायलॉग की कोशिश करेगा वो जेल के अंदर जाएगा, ख्वाह वो कोई भी है।
तो इमरान खान साहब ने मेरा करके एक दिखा सवाल दिया है। आपको। हामिद- उन्होंने शहबाज शरीफ को भी अंदर हामिद, किया मेरा है, एक सवाल उन्होंने है। ख्वाजा आसिफ को भी अंदर किया है। हामिद, मेरा यार आपसे एक सवाल है। हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए इमरान खान ने अपने आप को बहुत बदला, जो कहते हैं ना, ही चेंज्ड हिमसेल्फ टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर। क्या वो प्राइम मिनिस्टर रहने के लिए अपने आप को एक बार फिर कंप्लीट से तब्दील नहीं करेंगे? नहीं, मैं आपसे बड़ी अदब और बड़े एहतराम के साथ और बड़े प्यार के साथ मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करता। इमरान खान साहब मैं ने तो आपको- सवाल कर रहा हूँ। नहीं, मैं आपसे आपके इस राय से इत्तेफाक नहीं Reinvent करता themselves, कि ठीक उन्होंने है। अपने आप को मैं- चेंज किया है। उन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया और वो आइंदा भी अपने आप को चेंज नहीं करेंगे। उनकी पॉलिटिक्स जो है वो यार, कन्फेडरेशन मुजाहरा की पे जाके पॉलिटिक्स है। झाड़ू ला के सजदे कर लेने और की करना। सबसे बड़ी खबर क्या थी 2020 की आपके लिए? शुरू करती हूँ हामिद भाई से, फिर इधर आती हूँ। सबसे बड़ी खबर इस साल की क्या खबरें थी? बहुत सी थी, लेकिन मेरे ख्याल है कि सियासी लिहाज से एक बड़ी खबर यह थी कि हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं उनको तवक्को ही नहीं थी कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से 9-10 जमातें 11 जमातें इकट्ठी हो जाएंगी, और वो अचानक इकट्ठी हो गई। और PDM was the biggest news, मैं बिल्कुल, समझता हूँ ठीक कि है। पीडीएम का क़याम जो है वो इस साल की एक बड़ी सियासी खबर थी, बल्कि सबसे बड़ी सियासी खबर थी। और पीडीएम का क़याम जो है वो ना सिर्फ इमरान खान बल्कि तमाम इदारों की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है कि इतने जो एक दूसरे के बड़े बड़े मुखालफिन हैं वो आपके खिलाफ इकट्ठे हो गए। और आपके पास कोई खबर 2000 या इस हवाले से तज्जिया 2021 में पीडीएम का क्या मुस्तकबिल होगा? ये सर्वाइव कर 2020 की सबसे बड़ी खबर जो है वो 2021 को तब्दील कर पाएगी? नहीं, मुझे 2021 में नजर आ रहा है इंतशार और अफरा तफरी नजर आ रही है। उसका सबब पीडीएम होगी? मेरा ख्याल है सबसे उसका बड़ी मेरे सबब नजदीक सारे डेवलपमेंट जो होंगे। थी ना, सारे होंगे। मेरे नजदीक सबसे सबसे बड़ी- बड़ा डेवलपमेंट जो थी वो एक हमारा पॉलिटिकल कल्चर बदला, हमारा नेशनल डिस्कोर्स बदला। और वो था कि जब नाम लेके मैं कहने वाली आर्मी चीफ के और DGI के जो बहस का अंदाज First आया, time। ये हमने 30 सालों में अपनी सहाफत में नहीं देखा। हाँ। और इसने सियासत का, सहाफत का और इवन सोशल मीडिया के इंटरेक्शन का स्टाइल बदल दिया। ये बहुत बड़ा एक मुस्बत या change है। मंफी? ये इन द शॉर्ट टर्म ये मंफी है, लेकिन इन द ये लॉन्ग टर्म कहने के बावजूद भी मैं इधर आज बैठ के आई In the डोंट थिंक long आप term में से कोई मुस्बत कह है। सकता है कि इसके बाद दरवाजे खुले, हम क्योंकि खोल के बात कर जिन पा रहे वजहों से हैं। चला- आई थिंक आप उतना मैं- खुल के आज नहीं बात कर जिस पा रहे। बेसिस पे चला ना वो बेसिस गलत कम्स टू थी। आपको किसने कहा इतना खुल के हम बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना तुम। हाउ डिड मीडिया फेयर? आई थिंक वी वर ओके। वी वर ओके, वी वर ऑलवेज ओके। हालांकि मीर साहब का ख्याल है, मीर साहब का ख्याल है कि मीडिया एक्सपोज हुआ है। मेरा ख्याल है मीडिया बहुत पहले एक्सपोज हो गया था। मीडिया अपने आप को अलाइन कर गया है लोगों के साथ, सियासतदानों के नहीं, साथ। इसको स्पेसिफाई करते हैं। ना, मीडिया मीडिया हाउसेस, मीडिया ओनर्स, मीडिया हाउसेस, मीडिया ओनर्स पावर गेम्स में है। मीडिया ओनर्स Journalists- में और journalists भी वर्किंग हैं जर्नलिस्ट बहुत में फर्क डाले। वो सारे। फिर working हर journalists भी हैं, एक मलिक एक एक दो लाडले होते हैं ना जो करते हैं, लेकिन ये मीडिया पे डालना थोड़ी सी बात ज्यादती हो। मीडिया से मुराद ये लार्जली मीडिया क्या है ना, लार्जली ये से पहले मीर साहब से मैं मीडिया का पूछूं। मीडिया काशिफबाजी तो नहीं है। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली मीडिया के ऊपर कोई तगड़ा एनालिसिस हर साल नहीं होता। हर साल हम ये शोज करते हैं, तज्जिया लेते हैं। हमारी अपनी फ्रेटर्निटी में, टू बी ऑनेस्ट विद यू, हम कभी खुल के नहीं बात कर सकते कि यार कौन किधर खड़ा है और क्यों खड़ा है। मीडिया ओनर्स तक बात चली जाती है। जरूरत ही नहीं, खड़ा है, हाँ खड़ा है। आपके मुल्क का एक ही मसला है। आपके पास सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो आपने अभी बताई थी, ये मियां साहब की सबसे बड़ी गलती थी 2020 की, या सबसे दानिश्वर उनका एक उनकी जो जिस हालात में ये वो है वक्त उनके लिए अच्छी मूव थी, जिस हालात में वो हैं ये वक्त बताएगा वे वक्त बताएगा। लेकिन आई थिंक इन द शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म उनके फायदे में हुई है। उनकी को किश्तियां जला के आए, किश्तियां उनकी वैसे ही जली हुई थी, थोड़ा सा उन्होंने खुद भी उस पर तेल फेंक दिया। लेकिन मेरा ख्याल है इसका फायदा देखिए, इसका होगा, फैसला नुकसान नहीं वाकई वक्त करेगा। इस वक्त मियां साहब ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। किसी ने पूछा मियां साहब से कि सर क्यों? उन्होंने कहा जी पार्टी, क्योंकि इससे पार्टी में मुश्किल पड़ी। उन्होंने कहा जी पार्टी जब मैं मुश्किल में होता हूँ पार्टी भाग जाती है, मैं जब माल हालात और वाकयात बना के वापस आता हूँ, डील बना के, कोई मतलब डील तो नहीं कहा उन्होंने कि जब वापस आता हूँ ये सारे वापस आ जाते हैं। वाई डू आई केयर कि क्या कितनी मुश्किल में पड़ता है? मुझे सिर्फ अपना सोचना। और मियां साहब ने अपना सोच के उन्होंने कहा कि एप्पल कार्ड डिस्टर्ब कर दो, इतना एक रोला पैक जाए कि लोग बात करने पर मजबूर हो जाए। तो मीर साहब, क्या बाकी पाकिस्तानी सियासत का महवर आज भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ही हैं और ये 2021 में हम इनको देख सकेंगे, मिल सकेंगे पाकिस्तान की सरजमीन पे या नहीं?
नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की सियासत का महवर हैं। मैं ये समझता हूँ, मालिक साहब ने जो शुरू में बात की थी, सियासत का महवर जो है वो इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, और हुकूमत भी उनको अपने लिए थ्रेट समझती है, पीपल्स पार्टी भी उनको अपने लिए थ्रेट समझती है। अलबत्ता मुस्लिम लीग नून जो है वो उनको आजकल अपना इत्तेहादी समझ रही है, लेकिन अंदर से वो भी उनको थ्रेट समझते हैं, क्योंकि वो खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में जो है वो उनकी पोजीशन बड़ी मजबूत है। और अंदर से मुस्लिम लीग नून के बहुत से रहनुमाओं का ये ख्याल है कि मौलाना फजलुर रहमान जो है ये दरअसल अपने आप को एक बड़ा लीडर बना के अपने आप को पेश कर रहा है, और इसकी जगह पे अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस ना आए तो हम जो है वो छोटे होंगे। तो अगर तो नवाज शरीफ साहब 2021 में पाकिस्तान वापस आ जाते हैं और किसी किस्म के नताइज की परवाह नहीं करते, तो पाकिस्तान की सियासत 2021 में बिल्कुल 190 डिग्री का यू टर्न लेगी और बिल्कुल बदल जाएगी। लेकिन अगर मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस नहीं आते तो इतनी बड़ी तब्दीली नहीं आएगी, लेकिन उसके बावजूद अफरा तफरी और इंतशार कायम रहेगा। लेकिन मौलाना से कोई नहीं डरता ना, मौलाना को कोई थ्रेट समझता है। प्रॉब्लम क्या है? पीपल्स पार्टी के पास कोई वर्कर पंजाब आउटसाइड सिंध नहीं है, और नॉर्थ तो कोई मुस्लिम लीग नून का वर्कर कभी भी धरने लॉन्ग मार्च इस पॉलिटिक्स में नहीं रहा। दोनों पार्टियों को मौलाना के मदरसों की जरूरत है अगर उन्होंने कुछ करना है तो। क्यों मौलाना को दरमियान में रखा हुआ है? क्यों दो पार्टियां साइड पे खड़ी हैं? सर आपके मदरसे के लड़के एज ऑफ राइट नाउ जिधर हम खड़े हैं, लास्ट क्वेश्चन जेंटलमैन, ये आपको हुकूमत अपनी टेन्योर पूरी करती दिखा रही है? MQM और PMLQ हुकूमतें मौलाना साहब की मैं एक बात ऐड कर दूं, मौलाना साहब का जो असल वेपन है ना, मौलाना साहब हर तीसरे महीने एक अहमदी फितना छोड़ते हैं, ये मत भूलिएगा। दैट इज़ वाई अभी तक उन पे कुछ हाथ उस तरह नहीं पड़े जिस तरह पढ़ने चाहिए थे या पढ़ सकते थे, कि वो एक नया शोशा इतना बड़ा छोड़ सकते हैं इस मुल्क में कि आपको सारे बाकी शोशे छोटे लगेंगे। दैट इज़ वाई ही इज़ बीइंग स्टिल, उनको जितना वो लीवे मिल रहा है ना, उसमें बहुत बड़ा फैक्टर है। जो मजहबी एंगल वो ये वाला उछालना चाहते हैं जो पहले उछाल चुके हैं, यू नो व्हाट आई मीन। तो ये एक बहुत बड़ा एक उनका थ्रेट भी है और एक वेपन भी जिसको कहते हैं। MQM MQM को क्यों मजाक करती हैं? कोई नहीं जाता। वो जब तक वो नहीं जाएंगे कोई नहीं जाएगा। MQM और PMLQ जब तक है वो है, सब रहेंगे। MQM अपना PMLQ और बलूचिस्तान से कहा जाएगा जाएंगे, कहा जाएगा बैठ जाएंगे, ऊंचा बोलेंगे, जब तक वो है। तो ये सवाल तो यही था ना सर कि फिर जो बोझ है, क्या बोझ ये जनाजा बन गया है, इस जनाजे का बोझ जो है ज्यादा हो गया, कंधे देने वाले कायम है या नहीं होगा इस तरह? ये चले ऑप्शन ही नहीं है, चलाना कोई नहीं बचा ना। उन्होंने अपने आप को मियां साहब की जिन तकरीरों का आप जिक्र कर रहे हैं उसके बाद ऐसी जगह नून लीग ने अपने आप को पोजीशन कर दिया कि उनके पास भी कोई, जिस तरह इमरान खान ने मरियम को लीडर बनाया ना, हाँ। इस तरह उन लोगों ने इमरान खान की भी जो सी 5 साल पक्के कर दिए, 5 साल हो सकता है 10 पक्के कर दिए उन्होंने। अगर कोई बेहतर काम कर गया तो हो सकता है 10 पक्के दोनों ने एक दूसरे का फायदा कर दिया ना चाहते हुए। थैंक यू वेरी मच इंडीड। आज के लिए इतना ही, इसी दुआ के साथ कि 2021 जो है वो 2020 से हर सूरत हर लिहाज से बेहतर होगा। इंशाल्लाह ताला इस वबा का सामना हम कर सकेंगे, अपने आप को महफूज रख सकेंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, ज़िंदगी जान और माल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कराए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़, वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू।